Hi everyone, today we are going to study Waking in Winter, which is written by a very famous confessional poet Sylvia Plath. Before we start the poem, we will have a very short introduction of the writer. Sylvia Plath एक अमेरिकन पोइट और नॉवलिस्ट थी. उनका जन्म 1932 में हुआ था और 1963 में जब वो 30 ईयर्स की थी तो उन्होंने अपना सर ओवन में डाल करके सुसाइड कर लिया था. वो अपने लाइफ में वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर को भी विटनेस की थी. उनका फेमस वर्क है द बेल जार, डैडी, ट्यूलिप, लेडी लजारस एंड मैनी मोर. आज का जो पोम है वेकिंग इन विंटर, उस पोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो पोम को 2 स्टैंजा में लिखा गया है और हर एक स्टैंजा में 8 लाइन है. पोम का कोई भी पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है और पोम में बहुत सारे लिटरेरी टूल्स का यूज़ किया गया है, जैसे कि एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, सिमिली, इमेजरी और इंजैममेंट. पोम की बैकग्राउंड की बात करें तो पोम के स्पीकर सिल्विया प्लाथ हैं और कन्फेशनल पोम में स्पीकर उस पोम के राइटर ही होते हैं. सिल्विया प्लाथ अपने लाइफ में डिप्रेशन से गुजर रही थी और वो अक्सर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी जाया करती थी. वेकिंग इन विंटर उनकी एक ऐसी ही पोम है जिसमें वो हॉस्पिटल की सेटिंग्स बता रही है जहाँ पे उन्होंने अपने साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए कुछ वक्त बिताया था. इस पोम में उन्होंने हॉस्पिटल के पीसफुल इन्वायरमेंट को विंटरी डेज से कंपेयर किया है. अब विंटर डेज़ ही क्यों, तो हो सकता है इसलिए क्योंकि वो हॉस्पिटल विंटर के टाइम में विज़िट कर रही हो. साथ ही साथ विंटर डेज़ में एक वार्मथ की कमी होती है जो कि सिल्विया प्लाथ के लाइफ में थी. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट अपने जर्नी को डिस्क्राइब कर रही है जो कि हॉस्पिटल के लिए ली जा रही है और उनके साथ भी कोई है, मे बी वो उनका ड्राइवर हो. सेकेंड स्टैंजा में हॉस्पिटल और वहाँ के कंडीशन को बताया गया है. पोम का टाइटल है वेकिंग इन विंटर. तो सिल्विया प्लाथ ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उनका लाइफ विंटर में कैसा होता है और सिल्विया प्लाथ ये दिखाने की कोशिश कर रही है दैट व्हाट इट फील्स फॉर अ डिप्रेस्ड पर्सन टू वेक इन विंटर सीजन हु हैज़ टू विजिट हॉस्पिटल. इस पोम को 1960 में लिखा गया था और इस पोम में सिल्विया प्लाथ ने अपने प्रॉब्लमेटिक और डिप्रेस्ड लाइफ को दिखाने के साथ साथ उन्होंने कोल्ड वॉर का भी रेफरेंस दिया है और इसलिए ये पोम एक रीज़न बन जाता है कि क्रिटिक्स उन्हें कोल्ड वॉर मॉडर्निस्ट के कैटेगरी में भी इंक्लूड करते हैं. अब हम पोम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. आई कैन टेस्ट टिन ऑफ द स्काई द रियल टिन थिंग. यहाँ पे कॉन्सोनेंस और एसोनेंस का यूज़ किया गया है क्योंकि साउंड टी और आई रिपीट हो रहा है. फर्स्ट लाइन में सिल्विया प्लाथ स्काई की बात कर रही है और वह यह कह रही है कि स्काई में जो टिन का टेस्ट है वो उसे टेस्ट कर सकती है. कहने का मतलब ये हुआ कि स्काई जो है वो टिन मेटल की तरह दिख रहा है. टिन मेटल जो होता है वो सिल्वर की तरह होता है और थोड़ा शाइन करता है और विंटर में जो स्काई है वो सिल्विया प्लाथ को बिल्कुल टिन की तरह लग रहा है. वह कह रही है रियल टिन की तरह. वह इस बात पे जोर देने की कोशिश कर रही है दैट शी कैन टेस्ट द टिन. अच्छा देखिए, एक तरह का टेस्ट डिसऑर्डर होता है हमारे माउथ में जिसमें हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे मुंह में मेटालिक टेस्ट आ रहा है और इसे मेडिकली हम पैरागूसिया के नाम से जानते हैं. और ये पैरागूसिया हमें अक्सर तब होता है जब हम बहुत सारी दवाइयाँ कंटिन्यूसली खा रहे होते हैं. तो इट मे बी पॉसिबल कि सिल्विया प्लाथ को उस टाइम पे ये टेस्ट डिसऑर्डर हुआ हो क्योंकि वो भी बहुत सारे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवाती थी और उनको भी बहुत सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती होंगी. तो इसलिए वो कह रही है कि उन्हें टिन का टेस्ट आ रहा है और ये टिन का टेस्ट कहाँ से आ रहा है, आसमान से आ रहा है. सेकेंड रेफरेंस आप ये दे सकते हो कि सिल्विया प्लाथ यहाँ पे कोल्ड वॉर की इम्पैक्ट की बात कर रही है कि कोल्ड वॉर के बाद नेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड हो गया है और न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कारण जो स्काई है वो सिर्फ मेटल की तरह दिख ही नहीं रहा है बल्कि टेस्ट भी वैसा ही कर रहा है. विंटर डाउन इज़ द कलर ऑफ द मेटल. यहाँ पे मतलब ये हुआ कि विंटर का जो सुबह है वो मेटल की कलर की तरह दिख रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लाथ ने इमेजरी का यूज़ किया है और जब हम ये 3 लाइंस पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक कोल्ड फ्रोज़न लैंडस्केप और मेटल की तरह दिख रहा स्काई का एक सीन क्रिएट हो जाता है. The trees stiffen into place like burnt nerves. यहाँ पे सिमिली का यूज़ किया गया है क्योंकि ट्रीज़ को बर्न्ट नर्व से कंपेयर किया गया है.
द ट्रीज आर स्टिफन इनटू प्लेसेस लाइक बर्न्ड नर्व्स। अब आगे सिल्विया प्लाथ ये कहती है कि जो पेड़ है वो स्टिफन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, और ये पेड़ बर्न्ड नर्व्स की तरह है। नर्व्स जो होता है वो हमारे बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, और इससे हमारा बॉडी जिंदा नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे सिल्विया प्लाथ ने बर्न्ड नर्व्स लिखा है, मतलब जला हुआ नर्व्स, और उनको इस कारण पेड़ भी लाइवली नहीं दिख रहा है। आप समझ सकते हो कि सिल्विया प्लाथ का जो टोन है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, काफ़ी ज़्यादा ग्लूमी है, उन्हें जानदार चीज़ों में भी ज़िंदगी नज़र नहीं आ रही है, और इसका रीज़न ये है कि वो अपने आप में ज़िंदा महसूस नहीं कर रही है। शी इज़ कम्प्लीटली डिप्रेस्ड। आई हैव ड्रीम्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन अनाइलेशंस। अब यहाँ पे सिल्विया प्लाथ कह रही है कि पूरी रात उन्होंने डिस्ट्रक्शन का सपना देखा, अनाइलेशन का सपना देखा। अनाइलेशन का भी मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तबाही, बर्बादी। और इस डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब हो सकता है, तो बेसिकली उनका खुद का डिस्ट्रक्टेड लाइफ, या फिर आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो पोइट है वो अगेन कोल्ड वॉर के डिस्ट्रक्शन की बात कर रही है। An assembly line of cut throats and you and I inching off in the grey Chevrolet। यहाँ पे असेंबली लाइन किसी भी हाईवे या किसी भी तरह के रोड को बोला गया है, और कट थ्रोट से आप कट थ्रोट्स कंपटीशन समझ सकते हो। तो बेसिकली कट थ्रोट कंपटीशन होता क्या है, एक ऐसा कंपटीशन जिसमें लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसके साथ क्या बुरा या क्या नुकसान हो रहा है, बस वो अपने काम पे फोकस करते हैं। यहाँ पे यू जो है वो ड्राइवर के लिए यूज़ किया गया है, और सिल्विया प्लाथ ने अपने लिए आई का यूज़ किया है। इंचिंग ऑफ का मतलब होता है धीरे धीरे, और शेवरलेट जो है वो एक गाड़ी का नाम है, और उनकी गाड़ी ग्रे कलर की है, ठीक है, इसलिए लिखा है ग्रे शेवरलेट। तो जो सिल्विया प्लाथ है वो कह रही है कि वो अपने ड्राइवर के साथ है ग्रे शेवरलेट में, और उनकी गाड़ी जो है वो हॉस्पिटल की तरफ जा रही है, और जाते हुए उन्होंने हाईवे पे गाड़ियों का एक लाइन देखा, और उन्हें ये गाड़ियों का लाइन देख करके ऐसा लगा जैसे मानो सारे इंसान जो है वो एक दूसरे से कट थ्रोट कंपटीशन कर रहे हैं, और उनकी भी जो गाड़ी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस लाइन में सिल्विया प्लाथ ने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की रियलिटी को भी दिखाया है, और वो रियलिटी ये है कि हम इंसान भी कट थ्रोट कंपटीशन में इन्वॉल्व है, और हमें दूसरों की परवाह बिल्कुल भी नहीं होती है, और सिर्फ हम अपना काम करते हैं। आगे वो लिखती है ड्रिंकिंग द ग्रीन। यहाँ पे राइटर ने इंजैममेंट का यूज़ किया है, तो इस वाले लाइन को नेक्स्ट वाले लाइन से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। ड्रिंकिंग द ग्रीन पॉइजन ऑफ स्टिल्ड लॉन्स। अब आगे सिल्विया प्लाथ कहती है कि उन्हें आस पास का जो हरा भरा लॉन है, हरा भरा घास है, वो उन्हें ग्रीन पॉइजन की तरह लग रहा है। जिस तरह से सिल्विया प्लाथ ने कहा था दैट शी कैन टेस्ट द टिन ऑफ स्काई, उसी तरह से सिल्विया प्लाथ कह रही है कि वो इस ग्रीन पॉइजन को भी पी सकती है। अगेन आप यहाँ पे सिल्विया प्लाथ के प्रॉब्लमेटिक लाइफ के साथ साथ इस लाइन को कोल्ड वॉर से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे जो भी बॉम्ब्स और केमिकल्स यूज़ किए गए थे उसके वजह से लैंड ग्रास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनफर्टाइल हो गया था, और सिल्विया प्लाथ को ये ग्रीन ग्रास जो है वो लाइवली नहीं दिख रहे हैं, बल्कि एक पॉइजन की तरह दिख रहे हैं। आगे सिल्विया प्लाथ लिखती है द लिटिल क्लैपबोर्ड ग्रेव स्टोन। यहाँ पे क्लैपबोर्ड का मतलब है लकड़ी का मटेरियल जिससे घर के वॉल्स बनाए जाते हैं, और ग्रेव स्टोन्स का मतलब हुआ कब्र के पास जो स्टोन लगाया जाता है जिसमें मरने वाले का नाम और एज लिखा होता है। आप इस लाइन को इस तरह से समझ सकते हो कि सिल्विया प्लाथ ने हॉस्पिटल जाते वक्त एक लॉन देखा, और उस लॉन के ऊपर उन्होंने कुछ घर देखे, लेकिन सिल्विया प्लाथ को वो घर घर की तरह नहीं दिख रहा है, बल्कि टूम स्टोन की तरह दिख रहा है, यानी कि कब्र की तरह दिख रहा है। और फिर आगे सिल्विया प्लाथ लिखती हैं नॉइजलेस ऑन रबर व्हील्स ऑन द वे टू द सी रिजॉर्ट। यहाँ पे सी रिजॉर्ट हॉस्पिटल को बोला गया है, और आगे वो लिखती है कि काफ़ी शांति से वो लोग सी रिजॉर्ट की तरफ पहुंच गए। यहाँ पे रबर व्हील्स जो है वो गाड़ी के व्हील को बोला गया है।
आप देख सकते हो कि राइटर हर लाइवली चीज़ को, हर जानदार चीज़ को डेथ से कनेक्ट कर रही है, चाहे वो पेड़ हो या लॉन्स हो, लॉन्स पे जो घर है, इनफैक्ट उस चीज़ को भी वो डेथ से कनेक्ट कर रही है। उनको जो ड्रीम्स आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि सिल्विया का जो मेंटल स्टेट है वो स्टेबल नहीं है, और वो डेथ को भी बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज करती हैं। जो वर्ड्स उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में यूज़ किया है, जैसे कि कट थ्रोट, डिस्ट्रक्शन, पॉइजन, ग्रेव स्टोन, ये सब एक ग्लूमी टोन को प्रेजेंट करते हैं, और ये वर्ड्स डेथ के इमेजरी को प्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट स्टैंजा में होता है क्या कि सिल्विया प्लाथ जो है वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे वो हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट और कंडीशन की बात कर रही हैं। वो लिखती हैं, हाउ द बालकनीज इकोड, हाउ द सन लिट अप द स्कल्स, द अनबकल्ड बोन्स फेसिंग द व्यू। यानी कि वो रिजॉर्ट, वो हॉस्पिटल की बालकनी की बात कर रही है, और कह रही है कि ये बालकनी जो है वो गूंज रहा है, लोगों की आवाज़ से गूंज रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि सिल्विया प्लाथ इस रिजॉर्ट में बार बार आती हो, और वो जब जब आती है तो वो अपने पास्ट को याद करती है, और उनके पास्ट से ये बालकनी गूंज रहा है, सूरज चमक रहा है। और यहाँ पे द स्कल्स और अनबकल्ड बोन्स जो है वो पेशेंट के लिए यूज़ किया गया है, और वो कह रही है कि ये जो स्कल्स है, अनबकल्ड बोन्स है, यानी कि ये जो पेशेंट है वो इस मंजर को, इस व्यू को देख रहे हैं। आप देख सकते हो कि सिल्विया प्लाथ जो है वो ह्यूमन बींग्स को, यानी कि पेशेंट को एक डेड बॉडीज की तरह कंसीडर कर रही है, और उन्हें कह रही है द स्कल्स और द अनबकल्ड बोन्स। फिर आगे वो लिखती हैं, स्पेस स्पेस द बेड लिनन वॉज गिविंग आउट इंटायरली। अब उन्हें एक आवाज़ सुनाई दे रही है जो कह रहा है स्पेस स्पेस, यानी थोड़ा जगह दो, थोड़ा जगह दो। द बेड लिनन, बेड लिनन का मतलब हो गया पिलो कवर, बेड शीट, या फिर किसी भी गद्दे का जो कवर होता है, ये सारी चीज़ों को हम बेड लिनन कहते हैं। तो बेड लिनन वॉज गिविंग आउट इंटायरली का मतलब हुआ कि ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो बेसिकली यहाँ पे हॉस्पिटल के कंडीशन को बताया जा रहा है जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। Caught legs melted in terrible attitudes, and the nurses, each nurse passed her soul to a wound and disappeared. अब यहाँ पर कॉट लेग्स को पर्सोनिफाई किया गया है। कॉट का मतलब हो गया बेड, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बेड का जो लेग है, यानी कि बेड का जो स्टैंड है वो बहुत ही बुरे कंडीशन में है, टेरिबल एटीट्यूड में है, और उनके सोल को, यानी कि बेड के सोल को कुछ नर्सेज आती है और रिपेयर करके चले जाती है। यहाँ पर हर जो है वो कॉट के लिए यूज़ किया गया है, और कॉट के डैमेज्ड लेग को वुंड कहा गया है, यानी कि घाव या फिर जख्म कहा गया है। तो आप देख सकते हो कि सिल्विया का जो मेंटल स्टेट है वो किस तरह से, यानी कि वो बेड को भी इंसान की तरह ट्रीट कर रही है, और अगर बेड भी ख़राब है तो उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो ये जख्म है, ये घाव है। एंड द डेथली गेस्ट हैड नॉट बीन सेटिस्फाइड। यहाँ पे डेथली गेस्ट का मतलब हो गया ऐसे पेशेंट जो इस हॉस्पिटल में थे लेकिन अब वो मर चुके हैं, और यहाँ पे राइटर ने इंजाममेंट का यूज़ किया है, तो हम नीचे वाले लाइन से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। विद द रूम्स और द स्माइल्स और द ब्यूटीफुल रबर प्लांट्स और द सी हशिंग देयर पील सेंस लाइक ओल्ड मदर मॉर्फिया। यहाँ पे सिल्विया प्लाथ कह रही है कि जो पेशेंट मर चुके हैं वो इस हॉस्पिटल की कंडीशन या फिर इस हॉस्पिटल की सर्विस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो ना ही यहाँ के रूम से, ना ही नर्सेस के स्माइल से, और ना ही खूबसूरत रबर प्लांट जो कि इस हॉस्पिटल में सजावट के लिए लगाई गई है, और ना ही आसपास के समुंदर से वो खुश थे। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें जो है वो एक डेथ का सेंस क्रिएट कर रही थी, जैसे कि ओल्ड मदर मॉर्फिया। मॉर्फिया का मतलब हुआ मॉर्फिन। ये एक तरह का ड्रग होता है जिसे ओपियम यानी कि अफीम से बनाया जाता है। इस लास्ट वाले लाइन को आप डायरेक्टली डेथ से कनेक्ट कर सकते हो। सिल्विया प्लाथ ये कहना चाह रही है कि यहाँ पे जो पेशेंट थे वो उन्होंने अपने सुकून, अपनी शांति और अपने खुशी के लिए मॉर्फिन ले करके मौत को अपनी मदर समझ करके गले लगा लिया। जो लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं सिल्विया प्लाथ की तरह, वो यही सोचते हैं कि ज़िंदगी में उन्हें कभी भी सुकून नहीं मिल सकती, और मरने के बाद ही उन्हें सुकून मिल सकती है। और सिल्विया प्लाथ जो थी वो डेथ को काफ़ी ज़्यादा रोमांटिसाइज करती थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।